Good morning, students. Today we are going to study History chapter first from class 10th. Its name is यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, Rise of Nationalism in Europe. ओके, देखो बेटा, सबसे पहले जो है यूरोपियन समाज की संरचना, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डाल दिया है, आपने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया होगा, उससे आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद आया। बेसिकली मैंने इसमें सब कुछ बताया है कि यूरोप के अंदर जो है बहुत सारे कंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें जो है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, इटली, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो यूरोप के अंतर्गत आती है। ठीक है बेटा। इसके बाद राष्ट्रवाद का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद मीन्स देश प्रेम। तो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद किस तरीके से जो है यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि राष्ट्रवाद किस तरीके से वहां पर शुरुआत हुई राष्ट्रवाद की, इससे रिलेटेड ये पूरा हमारा चैप्टर है। तो अब आगे देखिए कि यूरोप के अंदर जो है यूरोपियन समाज की संरचना किस प्रकार की थी, वहां का जो है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। देखो, सबसे पहले जो है पूरी यूरोपियन सोसाइटी बेटा तीन पार्ट्स में जो है बटी हुई थी। पहले थी कुलीन वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग, तीसरा नया मध्यम वर्ग। ठीक है। कुलीन वर्ग यानी कि एरिस्टोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है क्या होता था, जिसके अंदर जो बहुत कम लोग होते थे, इसके अंदर जितने भी लोग होते थे वे बड़े बड़े जमींदार होते थे। ठीक है। नंबर 2, उनकी जनसंख्या कैसी थी, उनकी जनसंख्या कम थी। तीसरा, वो लोग क्या होते थे, वो ज्यादा शक्तिशाली होते थे, वो ज्यादा पावरफुल होते थे, सारे डोमिनेटिंग पावर्स उन्हीं के पास होती थी और वो पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को रूल करते थे। ओके। इसके बाद फोर्थ जो है पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके पास सभी प्रकार के राइट्स थे, उनके पास सभी प्रकार के अधिकार थे। इसके अंदर हम बेसिकली देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है P.PAR। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे बेटा, ब्रिटेन पर। ठीक है। ब्रिटेन पर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ब्रिटेन पर का मीनिंग यहाँ पर है ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। ओके। ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा अरिस्टोक्रेसी जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अरिस्टोक्रेट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते थे। इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग यानी कि पीजेंट्री जिनको हम कह रहे हैं। पीजेंट्री जो होते थे उसके अंदर किसान और काश्तकारों को हम शामिल करते हैं। ये इनके पास ये लैंडलेस होते थे, इनके पास जमीन ज्यादा नहीं होती थी अपनी। दूसरा क्या है, इनकी जनसंख्या जो है, ये जनसंख्या में भी इनकी पॉपुलेशन भी क्या थी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती थी। ठीक है। इनके पास, बेचारों के पास किसी भी प्रकार की कोई भी राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। इन दोनों का जो है सबसे ज्यादा दबदबा था समाज के अंदर। लेकिन जैसे हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म की स्टार्टिंग होती है, वो उसका राइज होता है। तो क्यों राइज होता है, बिकॉज ऑफ थर्ड एम्पायर। ये जो हमारा थर्ड जो है, जो तीसरा वर्ग पैदा होता है, ठीक है, जिसको हम नया मध्य वर्ग कह रहे हैं। जो नया मध्य वर्ग है उसमें बेसिकली कौन लोग थे, उसमें थे बहुत सारे ऐसे लोग जो वेल एजुकेटेड थे, जो राइट्स की बात करते थे, जो अधिकारों की बात करते थे, जो शासक के, राजा के शासन को यानी कि राजतंत्र का विरोध करते थे, उनकी निरंकुश पावर्स का, कि वो किस तरीके से जो है अपनी पावर्स को दुरुपयोग कर रहे हैं, उन सब चीजों का वो विरोध करते थे। उसके अंदर यानी कि नया मध्यम वर्ग जो है हमारा, उसके अंदर कौन आते थे, उसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, राइटर्स, बहुत सारे जो इसमें पढ़े लिखे लोग थे, वो सब जो है थर्ड क्लास के अंदर आते थे। ठीक है। देखो बेटा, अब नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि जो थर्ड जो हमारा ये है, यहाँ पर जीन जैक्स रूसो है, लॉक है, और उसके बाद मॉन्टेस्क्यू है, बहुत सारे ऐसे जो है थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान राष्ट्रवाद की तरफ आकर्षित किया। उन्होंने ऐसी राइटिंग्स लिखी, उन्होंने ऐसे एसेज लिखे, उन्होंने ऐसे जो है अपने स्क्रिप्चर्स लिखे, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि लोगों को जो है, यानी कि इन लोगों को, श्रमिक वर्ग को भी क्या होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार दिए जाने चाहिए। जो ये वाले क्लास थी बेटा, नया मध्यम वर्ग, जिनको हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, राइटर्स, ये सारी चीजें जो जिसमें इंक्लूड होती हैं, उस वर्ग को हम क्या कहते हैं, उस वर्ग को हम उदारवादी वर्ग कहते हैं। ओके। उदारवादी वर्ग मतलब, उदारवादी का इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, और लिबर शब्द का अर्थ क्या होता है, आजाद। ठीक है। तो ये बेसिकली जो
ये जो क्लास थी, जो नया मध्यम वर्ग क्लास था, ये क्या कहता था? ये कहता था आजादी की बात, ये कहता था अधिकारों की बात, ये कहता था, देखो मैंने इसको सबको पॉइंट्स में जो है राइट डाउन किया है। सबसे पहला जो है ये वाला क्लास बात करता था राष्ट्रवाद की भावना को लेकर, जो कि भाई देश के अंदर देश के प्रति जो है लोगों का प्रेम होना चाहिए। इन लोगों ने सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद की भावना के बारे में इन्होंने लोगों को लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद बेटा दूसरा कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की। जैसे यहाँ पर क्या होता था कि जो कुलीन वर्ग है, वो जो पीजेंट्री जो क्लास थी, उसके ऊपर क्या करते थे? अपने अधिकार जमाने की कोशिश करते थे, उनका शोषण करते थे। तब जो है नया मध्यम वर्ग आता है, जो उसने ये कहा कि इन लोगों को भी क्या होनी चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनका जो है पर्सनल लिबर्टी की बात की। इसके बाद कानून के समक्ष समानता, कि बेसिकली उस समय क्या होता था बेटे, जो पीजेंट्री वगैरह होते थे, सारे प्रकार के टैक्स इन्हीं को देने पड़ते थे, इनको किसी प्रकार के टैक्स भी नहीं देने पड़ते थे दूसरे साइड वालों को, कुलीन वर्ग को। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अगर किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता था तो कानून के समक्ष भी समानता नहीं थी। कुलीन वर्ग जो है आसानी से छूट जाते थे, जबकि जो है सभी प्रकार के केसेस वगैरह इन्हीं के ऊपर डाले जाते थे। इनसे जो है बहुत ज्यादा कर वसूल किया जाता था, इनसे बहुत ज्यादा जुर्माने हासिल किए जाते थे। ठीक है, तो फिर जो नया मध्यम वर्ग है उसने कहा कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। निजी संपत्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार होना चाहिए लोगों को। ये नहीं है कि जो पीजेंट्री क्लास है, जैसे उनको क्या था, किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति रखने का अधिकार उनको नहीं था। तो उस बात का विरोध किया और इन्होंने लोगों के माइंड में ये डाला कि निजी संपत्ति पर भी क्या होना चाहिए? बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटे हम बात करते हैं कि देखो उदारवादी जो है, वो उदारवादी क्या है? वो आजादी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो केवल लोगों की आजादी की तक ही सीमित नहीं थे। वो ये बात भी देख रहे थे कि समाज के अंदर जो है आर्थिक असमानता भी बहुत ज्यादा थी और आर्थिक शोषण भी बहुत ज्यादा था। तो इसलिए जो है उन्होंने बाजारों को मुक्त किया जाए, यानी कि बाजारों की मुक्ति की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया कि बाजार जो है वो उनके ऊपर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। उत्पादन और वितरण के साधन पर जो है उस जो उत्पादन कर रहा है उसी का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, वस्तुओं का स्वतंत्र आयात निर्यात, इस पर बल दिया। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है बेटे? इसमें क्या होता है बेटा कि जब पहले जो है जब का टाइम था, उससे पहले क्या सिस्टम होता था? 1833 में क्या सिस्टम था बेटा? 1833 में ये सिस्टम होता था कि हैम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग जाने के लिए जो है करीबन 11 जो है 11 बीच में जो है स्टॉपेज आते थे और वहां पर हर जगह जो है टैक्स वसूल किया जाता था और वो टैक्स 5% के हिसाब से हर जगह वसूल किया जाता था। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, एक तरीके से उनको लूटने वाली बात थी कि एक सामान के आयात या निर्यात के लिए जो है वो एक बार आ या जा रहे हैं तो उसके लिए उनको 11 बार टैक्स देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप बात? और फिर जितने भी स्टेट थे, जैसे हमने आपको बताया कि जर्मनी के जो है वो 39 स्टेट्स में डिवाइड था। तो जर्मनी के अंदर जितने भी स्टेट्स थे सबके अंदर अलग अलग मुद्रा थी, नाप तोल का अलग अलग जो है सिस्टम था। तो उस सारे सिस्टम को भी नेपोलियन ने बाद में खत्म किया। तो उदारवादी जो थे बेटा वो इन सब चीजों के भी खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि ये जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क का मतलब क्या होता है? सीमा शुल्क का मतलब होता है कि जो टैरिफ्स होते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे हैं तो टैरिफ देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो शुल्क है इसको नाजायज तरीके से बंद किया जाना चाहिए, इसको कम किया जाना चाहिए, इसको जो है ठीक तरीके से रेगुलेट किया जाना चाहिए। जितना मार्केट सिस्टम है उसको ठीक तरीके से रेगुलेट किया जाना चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग जो है वो व्यापार की तरफ प्रोत्साहित हो और व्यापार की तरफ प्रोत्साहित होगा तो देश की इसमें तरक्की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब बातों को, ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स है बेटा, बाजारों की मुक्ति की बात कही गई है, वस्तुओं का स्वतंत्र आयात निर्यात कहा गया है, उसके बाद सीमा शुल्कों में कमी होने की बात कही गई है। इन तीनों चीजों को हम किसमें गिनते हैं? इन तीनों चीजों को गिनते हैं हम बेटा आर्थिक राष्ट्रवाद। ठीक है, ये लोगों को केवल जो है उनको जो है विचारधारा के आधार पर ही नहीं, उनको सामाजिक आधार पर ही नहीं, उनके अंदर जो है आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना भी धीरे धीरे पैदा होने लगी थी। जब जो है समाज का जो पीजेंट्री वर्ग था वो तो पहले से ही एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग के अगेंस्ट था, लेकिन जब ये आता है थर्ड वाला जो हमारा उदारवादी समाज आता है, तो उदारवादी समाज जो है
और भी तेजी से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद यानी कि देश प्रेम की भावना को लेकर आता है। ठीक है, अब देखो जो ये बात मैंने आपको बताई कि बाजारों की बात होनी चाहिए, वस्तुओं पर स्वतंत्र आयात निर्यात होना चाहिए, सीमा शुल्कों को कम किया जाना चाहिए, तो इन सब के लिए क्या किया गया? इन सब के लिए जो है व्यापारी वर्ग ने क्या कहा था कि भाई एकीकृत बाजार प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। एकीकृत का मतलब क्या है बेटा? यानी कि सबके लिए एक जैसे नियम। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम नहीं बल्कि एक जैसे नियम होने चाहिए। इसके लिए जो है वर्षा में एक शुल्क संघ 1834, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1834 में वर्षा में एक शुल्क संघ, शुल्क संघ का मतलब एक टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक ऐसा जो है संघ बनाया गया जो शुल्क लेने का काम करता था, और उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था ज़ोल्बराइन। एग्जाम में पेपर में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ आपके कि ज़ोल्बराइन से आप क्या समझते हैं? तो वहां पर सीधा सा आंसर है कि ज़ोल्बराइन क्या है? ये वर्षा का एक शुल्क संघ है जिसको 1834 में बनाया गया था। सिर्फ इतना आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये ज़ोल्बराइन है, इसको याद रखेंगे। आपकी बुक के अंदर मेंशन किया हुआ मोटे वर्ड्स में, ठीक है, उसको अंडरलाइन करेंगे। मैं आपको बुक में जो है पिक भेजूंगी बुक की भी आपको, जिसमें सब निशान लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप रीडिंग करते वक्त उन सब चीजों को निशान लगा देंगे आराम से। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा इसको लेक्चर को सुनने के बाद और अपनी बुक को सामने रखने के बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप मेरे साथ नहीं हैं। समझ रहे हैं आप बात? जब बुक्स आपके सामने है और मैं भी आपके सामने हूं और ब्लैक बोर्ड भी आपके सामने है, तो और क्या चाहिए? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद बेटा देखो, ये उदारवादी वर्ग की मैंने आपको बार बार बात बताई कि उदारवादी वर्ग क्या चाहते थे? वो राष्ट्रवाद की भावना लाना चाहते थे और कुलीन वर्ग की ज्यादतियों से छुटकारा चाहते थे। ठीक है, दूसरा वर्ग आता है रूढ़िवादी वर्ग। रूढ़िवादी वर्ग कौन सा है यहाँ पर? रूढ़िवादी वर्ग वो है जो पुराने विचारों पर विश्वास रखता है, जो राजा के शासन पर विश्वास रखता है, और जो ये चाहता है कि चर्च का शासन हो, राजा का शासन हो, जैसा सब कुछ चल रहा है इतने दिनों से वैसे ही चलता रहना चाहिए। ज्यादा अधिकार देने की बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन समाज में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? रूढ़िवादी जो है वो ये नहीं चाहते थे कि उदारवादी किसी भी प्रकार का जो चेंज चाहते हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर वो हो, इसके फुली वो अगेंस्ट थे। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारा क्लास आता है। इसमें थर्ड तीसरे तरीके के लोग कौन थे? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी बेसिकली कौन थे? क्रांतिकारी बेसिकली वो लोग थे जो केवल बातें ही नहीं करते थे, वो एक्शन भी करते थे। समझ गए? वो इस तरीके के काम भी करते थे, वो इस तरीके के जो है संघ भी बनाते थे जिनसे कि राष्ट्रवाद की भावना को सही तरीके से लोगों के अंदर पैदा किया जाए। ठीक है, ऐसे देखो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता जब तक एक्शन नहीं किया जाता है। तो क्रांतिकारी जो थे वो बातों के साथ साथ उन बातों को एक्शन में लाने का काम करते थे, जिससे कि जो उनका मोटिव है नेशनलिज्म का, जो उनका मोटिव है राष्ट्रवाद का, वो सक्सेसफुली अचीव हो सके। ठीक है, तो बेटा ये तीनों है। इसके बाद मैंने आपको नेपोलियन के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। तो नेपोलियन के बारे में क्या है? नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा और रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, आप इसको अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लेंगे। आपकी बुक के अंदर जो है सब कुछ दिया हुआ है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।